हेलो दोस्तों, मैं बीपीएस एकेडमी के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चाइल्ड केयर एंड हेल्थ सब्जेक्ट के जिन चैप्टर्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है हेल्थ एजुकेशन एंड फिजिकल हेल्थ केयर। तो आज हमारे ये दो चैप्टर हम कवर करेंगे जो कि हैं हेल्थ एजुकेशन यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा और दूसरा है फिजिकल हेल्थ केयर यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य का देखभाल। ठीक है। और जिन टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब क्या होता है, नीड ऑफ हेल्थ एजुकेशन स्वास्थ्य शिक्षा की जरूरत क्या क्या है या फिर स्वास्थ्य शिक्षा की जरूरत क्यों है, मीनिंग ऑफ फिजिकल हेल्थ केयर यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल हम कैसे कर सकते, हम क्या समझते हैं, हेल्थ केयर एंड वेरियस ऑर्गन्स जो अलग अलग शरीर के अंग हैं उनका हम ध्यान कैसे रख सकते हैं, उनकी केयर कैसे कर सकते हैं। एंड फिर लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रिवेंशन ऑफ बैड हैबिट्स यानी कि बुरी आदतों से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और बुरी आदतों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन जैसा कि शब्द से ही अपने आप में समझ में आ रहा है यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि आपकी हेल्थ के बारे में हम अगर किसी को एजुकेट करते हैं, किसी को बताते हैं कि अच्छी हेल्थ क्या होती है, स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, तो वो सारी चीजें हेल्थ एजुकेशन में कवर होती है। चलिए इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। Suitable education if required for people to be made to understand and practice proper ways of living for the maintenance of health and avoidance of illness to ensure behavior consisting of proper health practices यानी कि वो एजुकेशन, वो शिक्षा जो लोगों को समझाती है और उनके आदतों में लाती है या उनकी प्रैक्टिसेस के अंदर लेती है कि हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं या हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को जो बीमारियां हैं उनसे दूर रख सकते हैं, इलनेसेस से दूर रख सकते हैं, और कैसे हम ऐसी चीजें करें, ऐसी एक आदतें खुद के अंदर उत्पन्न करें जिससे कि एक गुड हेल्थ रहे या एक अच्छी हेल्थ रहे। देखिए, हेल्थ एजुकेशन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ एंगेजिंग पीपल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर द डिजायर्ड बिहेवियर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द हेल्थ यानी कि हेल्थ एजुकेशन एक आर्ट और साइंस है जो कि लोगों को एंगेज करती है, लोगों को एंगेज करती है उस प्रोसेस के अंदर, या वो सिखाने के लिए लोगों को एंगेज करती है कि कैसे वो अपनी डिजायर्ड हेल्थ, जैसी हेल्थ वो चाहते हैं वो कैसे वैसी हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं और कैसे अपनी हेल्थ को खराब होने से बचा सकते हैं। तो ये हेल्थ एजुकेशन का मतलब हुआ। उसके बाद आता है नीड ऑफ हेल्थ एजुकेशन यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा की जरूरत क्यों है, क्यों स्वास्थ्य शिक्षा जरूरी है या ये स्वास्थ्य शिक्षा हमें क्या फायदा होगा। देखिए, इसके अंदर नीड ऑफ हेल्थ एजुकेशन के अंदर आता है हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर। सबसे पहले देखिए, हेल्थ एजुकेशन इज अ प्रोसेस दैट एड पीपल टू फाइंड आउट देयर हेल्थ नीड्स एंड एक्टिवेट देम फॉर सूटेबल बिहेवियर। तो जो एक सूटेबल बिहेवियर होता है, हमारी अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारे जो लाइफस्टाइल है या हमारा जो रोज के हम कार्य करते हैं वो सारे सही रहेंगे। तो ये चीज जो है हेल्थ एजुकेशन है वो लोगों को प्रेरित करती है एक ऐसी हेल्थ बनाने के लिए जिससे कि वो उनका जो बिहेवियर होता है, उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो अच्छी रहे। ये जो बिहेवियर होता है ये जो बिहेवियर रहता है ये हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर है। ठीक है, ये एजुकेट करता है उनको ये समझाने में, ये आइडेंटिफाई करने में कि वो हेल्थ को बराबर ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, कोई इलनेस तो नहीं हो गई है, या एक अच्छी हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ है। दूसरा, इसकी हेल्थ एजुकेशन की जरूरत क्यों है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, लोगों को पता ही नहीं है कि हेल्थ एजुकेशन एक चीज़ होती है या हमें हेल्थ को लेकर इतना कॉन्शियस रहना चाहिए। डॉक्टर्स और नर्स हमेशा हमें हेल्थ के बारे में बताते रहते हैं पर हम उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं। जब हम बीमार होते हैं तब भी हम अपनी हेल्थ का उतना ध्यान नहीं रख सकते जितना हमें रखना चाहिए। तो a health need has to be created in the mind of the people to make people understand why they fall sick। ये हेल्थ के बारे में लोगों को ये नॉलेज देना बहुत जरूरी है कि वो बीमार क्यों पड़ते हैं, क्यों उनको इलनेसेस हो जाती है, क्या वो गलतियां करते हैं, क्योंकि उनको इस चीज की नॉलेज नहीं है। तो हेल्थ एजुकेशन की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है। लैक ऑफ प्रैक्टिस, अब बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि नॉलेज तो होती है, पता सब कुछ होता है, पर प्रैक्टिस में नहीं है। जैसे कि पूरी दुनिया को पता है, हम सब जानते हैं कि हमें सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें फ्रूट ज़्यादा खाने चाहिए, हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए, हमें टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए, सुबह योगा या एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर आप में से कितने लोग इस चीज़ों को फॉलो कर पाते हैं, यानी कि लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है, हमें इसलिए ये प्रैक्टिस की वजह से हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। ठीक है ना, तो ये भी इसीलिए हेल्थ एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। यूनिवर्सल नीड, हेल्थ एजुकेशन की जरूरत पूरी दुनिया को है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो,
चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा नहीं हो, अनपढ़ हो, हर किसी को हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा जो ये लाइफ है, ये जो आसपास का एनवायरनमेंट है, जो परिवेश है, वो जिस तरह से बदल रहा है, उस हिसाब से हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, जैसे साइंस बढ़ रही है, साइंस हमें बहुत सारी चीज़ें बताती है, कितनी नई डिजीजेज आ गई हैं, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का उपयोग कम करना है। तो ये एक यूनिवर्सल नीड बन चुकी है। आप चाहे गांव में रहो या शहर में रहो, कहीं पे भी रहो, आपको हेल्थ एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर हेल्थ बिहेवियर, जब तक कि कोई भी बच्चा एक हेल्थ को लेकर कॉन्शियस नहीं होता है, उसकी जो शिक्षा है, उसकी जो एजुकेशन है, वो अधूरी है, वो पूरी नहीं मान सकते। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी बच्चे की शिक्षा पूरी करना चाहते हैं, हम चाहते हैं किसी को एजुकेटेड कहना, तो वो उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि उसको हेल्थ एजुकेशन हो, उसको समझ आई हो, ताकि उसका हेल्थ को रिलेटेड जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव हो और वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। लर्निंग एंड डूइंग, हेल्थ एजुकेशन हमें ये सिखाता है जिससे कि एक्टिवली हम कैसे कर सकते हैं, खुद से कैसे कर सकते हैं, हम दूसरों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं कि आप खुद करो, और हम जैसे जैसे करते रहते हैं वैसे वैसे हम सीखते रहते हैं, हम और नई नई चीजें इसके अंदर डिस्कवर करते रहते हैं कि हम अपनी लाइफ को और कैसे अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इसके अंदर चेंज ऑफ एटीट्यूड। जब हम हेल्थ एजुकेशन, बहुत श्योर बात है कि हेल्थ एजुकेशन हमारे एटीट्यूड के अंदर एक परिवर्तन लेके आती है। देखिए, अब एक जो पेशेंट होता है उसका जो एटीट्यूड होता है डॉक्टर के प्रति, वो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर वो डॉक्टर को लेकर पॉजिटिव नहीं होगा तो फिर उसका ट्रीटमेंट होना पॉसिबल नहीं है। तो उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वही उसका ट्रीटमेंट करता है। इसी तरह से डॉक्टर का जो एटीट्यूड है वो भी पेशेंट को लेकर पॉजिटिव होना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए। इसलिए जो एटीट्यूड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हेल्थ को लेकर भी हमारा एटीट्यूड चेंज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक हमारा हेल्थ को लेकर एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, हम जिस तरह से लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हेल्थ को लेकर जिस तरह सीरियसली नहीं रहते हैं, ये सारी चीज़ें जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तब तक हम हेल्थ को लेकर, हमारा जो हेल्थ बिहेवियर है वो इम्प्रूव नहीं होगा। और जब तक हम ये चीज़ें नहीं समझेंगे, हम ये चीज़ें नहीं सिखाएंगे, हम बच्चों के अंदर ये हेल्थ को लेकर जो एटीट्यूड है वो कैसे पॉजिटिव कर पाएंगे। तो बीइंग अ टीचर बहुत ज़रूरी है कि हम हेल्थ को लेकर पॉजिटिव रहें और हेल्थ को लेकर हमारा जो एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव रखें। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फिजिकल हेल्थ केयर, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल। हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है, हम सब शारीरिक स्वास्थ्य समझते हैं, हमारा जो बॉडीली जो फिजिकल स्वास्थ्य है उसकी हम देखभाल कैसे कर सकते हैं, उससे हम क्या समझते हैं। देखिए, अ फिजिकल हेल्थ केयर, अ पर्सन हु हैज गुड फिजिकल हेल्थ इज लाइकली टू हैव अ बॉडीली फंक्शन एंड प्रोसेस वर्किंग एट देयर पीक। अगर किसी व्यक्ति का फिजिकल स्वास्थ्य यानी शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो वो जो बॉडी से रिलेटेड जो भी फंक्शन होते हैं या जो भी क्रियाएं हम शरीर से रिलेटेड करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से कर पाएगा और हम अपने शरीर का 100% दे पाएगा। दिस इज नॉट ओनली टू एब्सेंस ऑफ डिजीज। अब बहुत सारे लोगों को फिजिकल हेल्थ का मतलब ये मतलब होता है कि अगर मैं बीमार नहीं हूं तो मेरी फिजिकल हेल्थ अच्छी है। ऐसा नहीं है। आप बीमार नहीं हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है। ठीक है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ अच्छी कैसे होगी? फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस न्यूट्रिशन, एडिक्वेट रेस्ट, ऑल कंट्रीब्यूट टू द गुड हेल्थ। अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करोगे, अच्छा आपका खान पान बहुत अच्छा होगा, आप आराम अच्छे से करोगे, नींद अच्छे से लोगे, तो ये सारी चीजें आपकी फिजिकल हेल्थ की, अच्छी हेल्थ के लिए जिम्मेदार होती है। ये सब कंट्रीब्यूट करती है आपकी अच्छी हेल्थ को। द प्रोसेस बाय विच वन एनेबल्स एनी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू रियलाइज द हेल्थ नीड्स एंड मैच देम विद नेसेसरी हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर फॉर अटेनमेंट ऑफ द पॉजिटिव हेल्थ। वो एक इंडिविजुअल या वो एक कोई भी एक पर्सन जो खुद की हेल्थ को लेकर या दूसरों की हेल्थ को लेकर रियलाइज करता है, हेल्थ की जरूरतों को महसूस करता है और उनके लिए जो जरूरी स्टेप लेने होते हैं अपने हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को अच्छा करने के लिए, वो लेता है और उसके बिहेवियर का लेकर, जो हेल्थ को लेकर उसका बिहेवियर होता है वो पॉजिटिव होता है। ये सारा फिजिकल हेल्थ के अंदर कवर होता है। यानी कि फिजिकल हेल्थ सिर्फ और सिर्फ बीमारियों की एब्सेंस को नहीं कहता है। अगर मेरे अंदर बीमारी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मेरी फिजिकल हेल्थ अच्छी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी कि हेल्थ केयर के वेरियस ऑर्गन्स को हम कैसे इम्प्रूव, अच्छा केयर कर सकते हैं। यानी कि हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन होते हैं उनकी हेल्थ केयर हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आता है स्किन केयर। अब स्किन केयर के लिए हम कह सकते हैं कि हम पहले टीथ केयर के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है केयर ऑफ द टीथ, यानी कि दांतों को हमें कैसे केयर करनी चाहिए। तो ये सब हमें पता है, हम समझते हैं, फिर भी एक बार बता देता हूँ
कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना ब्रेक होके बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स के रूप में दांतों के बीच में फंस जाता है और वहां पे वो बहुत टाइम तक रहता है। और क्योंकि वो खाने के पार्टिकल्स वहां जमे हुए होते हैं तो उस वजह से वहां पे जर्म्स ग्रो कर लेते हैं या जर्म्स उग जाते हैं। और जब तक हम बहुत टाइम तक अगर उस जर्म्स वहां पे रहेंगे तो दांत जो होता है वो सड़ना शुरू हो जाता है, जिस वजह से हमारे पेन हो सकता है, पस हो सकता है दांतों के अंदर, दांतों की जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती है वो खराब हो सकती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ये सब चीजें ना हो हमारे साथ तो हमें हमारे दांतों को प्रॉपरली ब्रश करना चाहिए। ठीक है, ये हमें ब्रश, अब हमें बहुत सारे लोग ब्रश सुबह उठ के करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, आपको ब्रश सुबह उठ के करना चाहिए। बट हमें ये ध्यान रखना है कि रात को सोते समय ब्रश हमें जरूर से करना है। सुबह उठ के ब्रश करने के कंपैरिजन में रात को सोते समय ब्रश करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप रात को सोते हो आपका दांत में जो जर्म्स रह जाते हैं या जो फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं या जो खाने के जो कण रह जाते हैं उसके ऊपर रात को जर्म्स जमने के चांसेस बहुत ज्यादा जाते हैं और वहीं से आपकी ये सारी दांतों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो शुरू हो जाती है। अब इसके अंदर में ये भी ध्यान रखना है कि ब्रश थोड़ा ज़्यादा हार्ड न लें, न ज़्यादा सॉफ्ट लें। जो टूथपेस्ट होती है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो ज़्यादा ख़राब ना हो। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम चाय पिए या कॉफ़ी पिए या सॉफ्ट ड्रिंक पिए या कोई मीठा खाएं उसके बाद एक दांतों को फ्रेश वाटर से या साफ पानी से कुल्ली कर लेनी चाहिए हमें। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हम हमारे दांत को ठीक हो सकते हैं। और वैसे आप लोगों को पता होगा कि दांतों को अगर हमें सही रखना है तो हमें विटामिन सी और कैल्शियम, ये दोनों ही दांतों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमें ये खाना चाहिए, हमें खाना ऐसा जिसके अंदर कैल्शियम और विटामिन सी हो। इसके अलावा हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए जो चिपचपा खाना होता है या जो मीठा खाना ज़्यादा होता है, या हम बच्चों को जो टॉफ़ीज़ देते हैं, बहुत सारी टॉफ़ीज़ या चॉकलेट्स ऐसी जो दांतों पे चिपक जाती है, तो ऐसी चीज़ों को हमें खाने से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और हमें ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए, एसिडिक फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे खट्टे जो फ्रूट होते हैं वो ज़्यादा खाने चाहिए, सलाद खाना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से आपका जो दांत है वो अच्छे रहेंगे एंड दिस इज द वे आप दांतों की केयर कर सकते हैं। इसमें दूसरा आता है केयर ऑफ स्किन। तो स्किन की जो केयर है वो तो हमें सबको पता है कि नहाना एक स्किन केयर के लिए सबसे अच्छा है। बाथिंग इज द बेस्ट वे टू कीप योर स्किन क्लीन। अब उसमें हमें थोड़ा चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो सोप की क्वालिटी होती है वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोप बहुत इरिटेटिंग हो या हमारे सोप साबुन की वजह से हमें खुजली हो रही हो। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि हमें सीज़न के हिसाब से पानी यूज़ करना चाहिए। अगर सीज़न के हिसाब से गर्म या ठंडा पानी कैसा लेना है वो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो बेस्ट वे होता है अपने स्किन को क्लीन करने के लिए। अब यही चीज़ें आपके जो स्किन के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है, अगर आप साफ रखेंगे स्किन को तो वो ब्लड सप्लाई भी इंप्रूव हो जाती है। तो एटलीस्ट वी शुड ट्राई कि दिन में एक बार तो हमें नहाना ही चाहिए। और इफ़ यू हैव अ बैड डे, मतलब बहुत रफ दिन था आपका, बहुत ज़्यादा थक गए हो आप, तो इवनिंग में भी आप एक बार नहा सकते हैं। जब आपने बहुत ज़्यादा रेत के अंदर इन्वॉल्वमेंट हुआ हो, आप रेत के अंदर गए हो या गंदगी के अंदर गए हो या पॉल्यूशन में आप बहुत टाइम तक रहे हो, तो रात को भी नहाना चाहिए। और नहाने के बाद आप एक अच्छे से टॉवल से जो क्लीन हो उससे अपनी बॉडी को साफ कर लेना चाहिए। अब आते हैं केयर ऑफ हेयर्स, यानी कि बालों की देखभाल। तो बालों की देखभाल के लिए हमें उनको साफ करना चाहिए, हमें उनको प्रॉपर्ली कॉम करके रखना चाहिए, ड्रेस करके रखना चाहिए, वॉशिंग रेगुलरली करनी चाहिए। उसके लिए हम शैम्पूज यूज़ कर सकते हैं। हमें अच्छे जो ऑयल्स होते हैं उसके थ्रू अपने बालों को नरिश करना चाहिए, ताकि और जब भी ज़रूरत पड़े टाइम टू टाइम थोड़ा हेड मसाज भी हम करवा सकते हैं, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो अच्छे से रहे। तो इन सारी चीज़ों से हम अपने बालों की देखभाल कर सकते हैं। इसके अलावा बैलेंस डाइट तो ज़रूरी है ही, आप खाना अच्छे से खाइए, जो खाना आपके बालों के लिए सही रहे। ऐसी बैलेंस डाइट जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह है तो वो भी आपके बालों के लिए, आलमंड है, ये आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है केयर ऑफ हैंड्स। अब हाथों की देखभाल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं से हम सारी चीज़ें करते हैं और ये बहुत इजीली गंदे हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें हर थोड़े दिनों बाद अपने हाथों को साबुन से, साफ पानी से धोते रहना चाहिए। और हम कुछ खाएं उससे पहले भी हमें हाथ धोना चाहिए और खाने के बाद भी हाथ धोना चाहिए। देखिए, खाने से पहले हमें हाथ इसलिए धोना चाहिए कि अगर हाथ पे जो जर्म्स हैं वो हमारे मुंह में न जाए खाने के थ्रू। और खाने के बाद इसलिए धोना चाहिए कि अगर हमारे खाने के हाथ पे खाना लगा हुआ रह गया तो उस पर जर्म्स आ जाएंगे जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, और उससे हमें कोलेरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है जो खाने की वजह से होती हैं। इसके अलावा हमें थोड़े अपने नाखूनों का भी ध्यान रखना चाहिए कि नाखून थोड़े काट के रखें, आप साफ रखें, क्योंकि उसके अंदर भी जर्म्स इकट्ठा हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं केयर ऑफ आईज, यानी कि आंखों की देखभाल।
तो आंखों की देखभाल के अंदर ये होता है कि अगर आपकी आंखें गंदी रहती है, अगर आंख, तो इससे आपको आइज का इन्फेक्शन हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी विजन पे भी फर्क पड़ सकता है, आपकी जो नज़र है वो भी कमज़ोर हो सकती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि आंखों को हमें साफ पानी से धोएं और प्रॉपरली वॉश करें, गर्म पानी थोड़ा लेके उसको प्रॉपरली हम आंखों पे करें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ लाइट हो वहाँ पे हम पढ़ाई करें, और ज़्यादा कंप्यूटर या जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं हम उनको अपने आप से थोड़ा टाइम टू टाइम थोड़ा डिटैच करते रहे। बहुत रेगुलर टाइम तक आप अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखेंगे या स्क्रीन्स देखेंगे तो वो भी आपकी आइज़ के लिए ख़राब है। अगर आप ज़्यादा टाइम तक स्क्रीन का, अगर आपका ऐसा काम है कि ज़्यादा टाइम तक आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, तो हर थोड़ी देर बाद आप उठिए, अपनी आंखों को ठंडे पानी से साफ़ कीजिए। तो ये सारी चीज़ें करके हमें अपने आइज़ का केयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें आइज़ कमज़ोर लग रही है, नज़र लग रही है कि हमें नज़र कमज़ोर हो गई है हमारी, तो हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, और डॉक्टर जो भी सजेशन देते हैं हमें उसको फॉलो करना चाहिए। अगर हमें चश्मा लगाने की ज़रूरत है तो हमें चश्मा लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि चश्मा नहीं लगाएंगे, पर उससे आपकी आइज़ ज़्यादा ख़राब होगी बनिस्बत की सही होने की। अब हम बात करते हैं बॉल केयर, यानी कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, जो इंटरनल सिस्टम है उसके ऊपर। ठीक है, तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वेस्ट के थ्रू बाहर चला जाता है, ये हमें पता है। तो हमें वेस्ट को रेगुलर बॉडी से निकालते रहते हैं। अगर हम प्रॉपरली अगर ध्यान रखें अपने एपेटाइट का, डाइजेशन का, तो हमें बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। और अगर ये नहीं होगा तो आपको हेडेक होना शुरू हो जाएगा, एपेटाइट खराब हो जाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा, ड्राउजीनेस रहेगी। तो हमें हमारे डाइजेशन सिस्टम का और इन चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यही चीज़ें कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये डाइजेशन सिस्टम या जो हमारा बाउल सिस्टम है उसकी केयर करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा हम ग्रीन वेजिटेबल खाएं, और जो टाइम टू टाइम हम थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जैसे नाइट में हमें अवॉइड करना चाहिए हैवी फूड लेने के लिए, थोड़ा लाइट फूड रखना चाहिए रात को। सुबह हम उठ के पानी पिएं। इन सारी चीज़ों से हम अपने बाउल सिस्टम का ध्यान रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अदर फैक्टर्स की जो हमारे स्वास्थ्य को या जो हमारे बॉडी के केयर के अंदर हेल्पफुल रहते हैं, या जिनकी वजह से हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले क्लोथिंग। देखिए, हमें एक इंसान ही ऐसा जानवर है जो कपड़े पहनता है, ठीक है ना। तो ये कपड़े जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमें वेदर्स के या हमारे सराउंडिंग में जो आसपास में पॉल्यूशन है उन सब चीज़ों से बचाने के लिए। ऑब्वियसली इससे हम स्मार्ट तो लगते ही हैं, ब्यूटीफुल भी लगते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारे कपड़े क्लीन रखने हैं, क्योंकि अगर कपड़े क्लीन रहेंगे तो आपको स्किन इरिटेशन नहीं होगा, आपको स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई दूसरी जो समस्याएं हैं वो भी नहीं होगी। क्योंकि अगर कपड़े गंदे होंगे तो उसके ऊपर जर्म्स होंगे तो वो आपके माउथ से आपकी बॉडी में भी जा सकते हैं। स्वेटिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो अगर आप फिर भी उस कपड़े को पहन रखे हैं तो भी आपकी स्किन खराब हो सकती है। तो हमें कपड़ों के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, कैसे क्वालिटी का कपड़ा है, कपड़े टाइट नहीं होने चाहिए, ना ज़्यादा लूज होने चाहिए, प्रॉपरली वॉश्ड होने चाहिए। इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे कॉटन के कपड़े हम पहनते हैं तो ठीक है, पर बहुत सारे हमें कोशिश करनी चाहिए कि सिल्क है, लेदर है, रबर है, नायलॉन है, सिंथेटिक है, इन कपड़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये थोड़े टाइट अगर होते हैं और आपकी स्किन के ऊपर कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपकी स्किन टाइप के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो इजीली आग भी पकड़ लेते हैं, तो हमें उन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर ईटिंग हैबिट, हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि अगर अपने खाने पे कंट्रोल नहीं है तो हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रख ही नहीं सकते। हम सुबह शाम अनशन तरीके से खा रहे हैं, गंदा खाना खा रहे हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, जो खाना क्लीन नहीं है, वो क्लीन एटमॉस्फेयर में नहीं बना हुआ है, पता नहीं उन्होंने बाहर खाना खाने कैसा ऑयल यूज़ किया है। तो इन सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ईटिंग हैबिट जो है वो क्लीन होनी चाहिए, एकदम सिस्टमेटिक होनी चाहिए। इसके बाद पॉस्चर, अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो हमारा पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हम कैसे बैठते हैं, कैसे हम उठते हैं, कैसे हम खड़े रहते हैं, कैसे हम भागते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए स्पाइन एकदम सही पोजीशन में रहे, हमारे जो बॉडी वेट है जो हमारे फीट्स के ऊपर प्रॉपरली पड़े। इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है हमारे पोस्चर के अंदर, क्योंकि अगर आपका बैड पोस्चर है तो वो आपको बॉडी के अंदर बहुत सारी डिस्फॉर्मिटीज क्रिएट कर सकता है, आपका विजन तक में प्रॉब्लम आ सकती है, और लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज, तो हमें प्रॉपरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको पता ही है, हम पहले बात कर चुके हैं उसके ऊपर। फिर स्लीप, अब स्लीप
आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर आपने स्लीप प्रॉपर नहीं है तो आप मान के चलिए आपकी हेल्थ, आपको सारी तरह की हेल्थ की समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ इश्यूज बट ऑल्सो मेंटल हेल्थ इश्यूज, इमोशनल हेल्थ इश्यूज, साइकोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आना शुरू हो जाएगी। तो हमें स्लीप का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चे हैं तो उनको रात 10 से 12 घंटे सोना चाहिए, और अगर बड़े हैं तो एटलीस्ट 6 से 8 घंटे उनको सोना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर हेल्थ स्लीप से ही आपका ब्रेन, आपकी बॉडी रिचार्ज होती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, यानी कि जब भी आपको लगे आपने बहुत काम कर लिया है, आपकी बॉडी थकान महसूस करे, तो प्रॉपर रेस्ट लीजिए, रिलैक्स कीजिए, चाहे दिन में हो चाहे 2 मिनट का हो। आप काम करके थक गए हैं तो 5 मिनट के लिए रेस्ट कीजिए। और रिलैक्सेशन के लिए आप म्यूजिक सुन सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, जो भी आपको, जिस भी चीज़ से आपको रिलैक्सेशन मिले आपको वो चीज़ करनी चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपकी फिजिकल हेल्थ को अच्छा करने में हेल्प कर सकते हैं, और हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं लास्ट में बैड हैबिट्स, बुरी आदतें। अब ये बुरी आदतें क्या होती है ये तो हमें पता ही है, और ये हमें कैसे इफेक्ट करती है ये भी हमें पता है। तो चलिए एक बार इसको शॉर्ट में एक बार कवर कर लेते हैं। देखिए, अच्छी आदतें आपकी गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में बुरी आदतें होगी तो आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो ही नहीं सकती। और ये जो आदतें होती है ये बहुत बचपन में ही शुरू हो जाती है पढ़ना। तो अगर बचपन में अगर आपने अच्छी आदतें डाली है तो वो जिंदगी भर रहेगी। इसी तरह से बचपन में आपने बुरी आदतें डाली है तो वो भी जिंदगी भर रहेगी। तो हमें बच्चों को बचपन से ही बुरी आदतें और अच्छी आदतों के बारे में बताना शुरू कर देना चाहिए, और उनको मोटिवेट करना चाहिए वो अपनी लाइफ में अच्छी आदतें डालें। ठीक है। अब अगर किसी आदमी के अंदर बुरी आदतें हैं तो उसकी लाइफ के ऊपर उसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। अब बुरी आदतों की अगर हम बात करते हैं तो कुछ, आप वैसे तो आपको पता है पर फिर भी कुछ बता देता हूँ। स्मोकिंग है, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, इसके आपकी विंड पाइप खराब हो जाती है, आपका थ्रोट खराब हो जाता है, आपके लंग्स के ऊपर असर पड़ता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, आपको कैंसर तक हो सकता है जिससे कि आपकी जान चली जाए। एल्कोहल जो है वो भी आपके लिए बहुत हानिकारक है, या ड्रग्स जो अगर आप लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत हानिकारक है। इससे आपके लंग्स, लीवर के ऊपर फर्क पड़ता है, आपकी डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाती है, आपका रिएक्शन टाइम पुअर हो जाता है, और लॉन्ग टर्म में जाके आपको ये हानिकारक होने वाला है फिजिकल बॉडी को लेकर। इससे भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। फिर आता है टोबैको। अगर हम तंबाकू, गुटखा या ऐसी कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो ये भी आपके कैंसर के लिए आप इन्विटेशन कर रहे हो, कैंसर को न्योता दे रहे हो अपनी लाइफ में आने के लिए। और फिजिकल हेल्थ इससे भी आपकी सही नहीं रहेगी। और किसी भी तरह का ड्रग एडिक्शन हो, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे टोबैको हो, ये सारी आपकी फिजिकल स्टेमिना को कमजोर करती हैं, आपकी बॉडी को वीक करती हैं इंटरनली। इसके अलावा कुछ बुरी आदतें हैं, जैसे हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि स्पिटिंग नहीं करनी चाहिए, जगह जगह हमें थूकना चाहिए नहीं चाहिए, कहीं पे भी हम थूक रहे हैं, लिटरिंग नहीं करनी चाहिए, कचरा नहीं फैलाना चाहिए हमें हर जगह। तो ये कुछ अच्छी आदतें हैं जो हमें बच्चों में डालनी चाहिए, और अगर कुछ बुरी आदतें हैं तो हमें बच्चों को अवेयर करना है कि इन बुरी आदतों से आपको दूर रहना है। दोस्तों, आज हमने जो टॉपिक कवर किया चाइल्ड केयर एंड हेल्थ के अंदर, वो था फिजिकल हेल्थ केयर और हेल्थ एजुकेशन। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होंगे और आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हुई होगी। तो अगर ये आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो प्लीज़ बेल आइकॉन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।